बच्चों, टॉपिक आपका वही है वास्तविक संख्याएं। इस वास्तविक संख्याओं में हम एक्सरसाइज 1.1 के बाकी सवाल हम आपको लगाएंगे। देखो जरा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद करना है। यहाँ पर 3 पार्ट दिए सवाल के, जिसमें 2 पार्ट हम लगाएंगे, तीसरा पार्ट हम आपके लिए छोड़ देंगे। पहले पार्ट की यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इसका हम सॉल्यूशन आपको हम बताते हैं। ज़रा देखिए, चेक करें। तो यहाँ पर 2 से 25 यानी कि अंक बड़ा है और संख्या बड़ी है 135 से, इसलिए हम क्या मानेंगे, ए बराबर आपका 2 से 25 हो जाएगा और बी बराबर 135 हो जाएगा। इसमें कह सकते हैं कि ए का मान बी से बड़ा है। तब हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके लिए अब एल्गोरिथ्म का जब हम प्रयोग करेंगे तो भाग की प्रक्रिया करते हैं। तो 135 का भाग बेटा हम किस में देंगे, 2 से 25 में देंगे, तो निश्चित ही 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि 13 दूनी 26 जाना हो जाएगा। तो 135 हो गया, यहाँ पर 0 गया, 12 में से 3 गया, आपका 9 बचा। तो यहाँ पर जो स्टेप आता, पहला जो चरण आता है वो होता हमारा ए यानी कि भाज्य है। और भाज्य का मतलब बेटा 2 से 25 है और भाजक आपका 135 है और भागफल आपका 1 है और शेषफल आपका 90 है। चूंकि यहाँ कह सकते हैं कि शेषफल जो है वो नॉट इक्वल 0 है, शेषफल शून्य नहीं हो गया। अगर शेषफल शून्य नहीं है तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी ज्ञात नहीं हो सकता भी। इसका मतलब जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। भाजक बन जाएगा, जो भाजक वो हमारा भाज्य बन जाएगा, जो हमारे आपका भाज्य हमारे डिवाइडेंट हो गया, जो हमारा डिवाइडर हो गया। फिर हम देखें 9 का भाग दिया 13 में, तो 9 एकम 9 दूनी 18 जाना हो जाएगा, तो 9 एकम यानी कि 90 एकम 90। 5 रहेगा, 13 में से आपके 9 गए तो आपके 4 बचे। यहाँ पर आप देख रहे हो स्टेप, यदि हम 2 की बात करें तो हमारा भाज्य कितना है बेटा, 135 है, भाजक बेटा आपका 90 है, भागफल 1 आया और शेषफल आपका 45 आया। लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि शेषफल जो है वो नॉट इक्वल बेटा 0 है। अगर 0 है तो आगे प्रक्रिया भाग की करेंगे तो हम देख रहे हैं फिर वही शेषफल जो 45 था वो भाजक बन गया और जो भाजक था वो हमारा भाज्य बन गया। तो 45 दूनी बेटा 90 होता है, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। अगर यहाँ स्टेप 3 की बात करते हैं तो शेषफल हमारा 0 है। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 45 निश्चित होगा। तो यहाँ भाज्य हमारा कितना है, 90 है, भाजक हमारा 45 है, भागफल बेटा 2 है, शेषफल 0 है। चूँकि यहाँ कह सकते हैं कि शेषफल जो हमारा है वो आपका 0 है, इसलिए बेटा यहाँ हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर आया वो आपका 45 आया। इस प्रकार से हम एल्गोरिथ्म और प्रमेय का प्रयोग करके हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सवाल नंबर हम आपको दूसरा और बताते हैं, सॉल्यूशन दूसरा एक पार्ट का करते हैं। देखो जरा, फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 38,220 हो जाएगा, जबकि बी बराबर 196 हो जाएगा। यहाँ कह सकते हैं कि ए बराबर बी, यानी कि ए का मान बी से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 196 का भाग 38,220 में देंगे, ठीक है ना। तो 196 का पढ़ा तो हम जानते हैं, तो 19 का जानते हैं, 19 का भाग देंगे इसमें हम 38 में, 19 दूनी 38 यानी कि ज़्यादा हो सकता है, तो एक बार जाएगा तो यहाँ पर 196 ही रहेगा। 12 में 6 गए बेटा, 6 बचा, हाथ से 10 हुए, हर में से 10 गए, आपके 8 बचे, 3 में 2 गए, 186 बचा, ठीक है ना। अंक मैंने क्या किया, 2 उतारा, तुम्हारा 1862 हो गया। फिर 19 का भाग देंगे 186 में, तो 19 27 है ना, 19 से 55 56 14 37 33 29 52 नम्मा 171, 19 नम्मा बेटा 171 होता है। तो 171 ज़्यादा नहीं होगा 86 से, तो 9 छक 54 की 4 हो जाएगा, हाँ सब आपकी 5 हो जाएगी बेटा।
9 81, 5 आपका 86 हो जाएगा, हासिल आपकी 8 हो जाएगी, 9 1 9 9 8 17 हो जाएंगी, ज़्यादा नहीं हो गया। 12 में 4 गया तो आपका 8 बचा, 16 में से 7 गए तो आपके 9 बचे, और 8 में से 8 गए तो कुछ नहीं बचा, कोई बात नहीं, अंक उतारा मैंने अगला इसका 0 का। तो 19 पना 95, 5 फिर यहाँ पर भाग जा रहा है तो 5 6 का 30 हो जाएगा, 5 ने 45 और 3 48 हो जाएगा, 5 कम 5 4 9। आप बेटा यहाँ पर देख रहे 196 का भाग मैंने 38,220 में दिया, तो एक बार ही में पूरा भाग चला जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार में भी भाग पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ लिख सकते हैं बेटा कि A बराबर आपका BQ प्लस R, और A यहाँ पर क्या है 38,220, यानी कि भाज्य और भाजक हमारा 196 है, आपका भागफल 195 है, उस शेषफल बेटा 0 है, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि बेटा जो शेषफल है वो 0 आ गया। अगर शेषफल 0 आ गया तो निश्चित है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 196 ही होगा, क्योंकि 196 का भाग 38,220 में पूरा बेटा जाता है। अब आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या करेंगे, थर्ड पार्ट आपके लिए मैंने छोड़ दिया, यानी कि थर्ड पार्ट जो है वो किस में चला जाएगा, होमवर्क में चला जाएगा। इसको आप अवश्य लगा के आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट सवाल नंबर आपका बेटा दूसरा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां पर q एक पूर्णांक है। हालांकि मैं आपको एग्जाम्पल नंबर तीसरे में इसको समझा चुका था, लेकिन फिर भी इसको आप समझने की कोशिश कराएं। तो इसको हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। तो हमें प्रयोग किसका करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो हम क्या कह सकते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जिसमें R का मान 0 से बड़ा है लेकिन बराबर है, लेकिन B से हमेशा छोटा है। तो गौर से अगर देखा जाए इस सवाल से, यहाँ पर जो सवाल दिया है, जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जिस रूम में लिखा हुआ है, उसकी कंपेरिजन कर दी जाए तो Q का गुणांक यहाँ पर B है और यहाँ पर Q का गुणांक बेटा 6 है। चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, हर जगह Q का गुणांक क्या मिल गया, 6 मिल गया, और जबकि यहाँ पर Q का गुणांक क्या मिल गया, आपको B मिल गया। तो तुलना क्या रहेगी यहाँ पर, तो आप देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, A बराबर B का मतलब 6Q हो जाएगा, प्लस के R लिखा रहेगा। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि R का मान 0 से बड़ा है लेकिन 0 के बराबर है, लेकिन B से कैसा है, छोटा, और B का मतलब बेटा कितना, 6 है, यानी कि B की वैल्यू यहाँ से 6 बेटा निकल के आ गई। R का मान 0 और 6 के बीच में है। अगर यहाँ से आपका R का मान बेटा पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे कि सर हो R का मान 0 और 6 के बीच में है, लेकिन 0 भी होगा क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, लेकिन सर 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से तो इसका मान छोटा है। अब हमें यहाँ पर बात को समझो, सवाल दिया कि विषम पूर्णांक में व्यक्त करना है, तो मेरे पास तो इसमें सम भी है और विषम भी है। तो हमें उन सवालों को, इनके उन अंकों को लेना जो केवल सम विषम हो। अगर सम पूछता तो सम ले लेते, विषम है तो विषम ले लेते। तो सवाल को ज़्यादा बढ़ाने का नहीं है बेटा, बिल्कुल शॉर्ट करने का है और नंबर भी अच्छे प्राप्त करने का है। तो यहाँ पर विषम के रूप में आप देख रहे हो कि 1 है, आपका 3 है, आपका 5 है, यानी कि मुझे सम नहीं लेना है। तो जब सम नहीं लेना तो सम से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि ये हम विषम अंक यहाँ पर ले रहे हैं। तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यानी कि R बराबर 1 पर
इसमें रखेंगे मान a बराबर 6 प्लस 1 हो जाएगा। r बराबर 1 पर 6 प्लस 1 हो जाएगा। ये सवाल किसी भी प्रकार से 2 से विभाज्य नहीं हो सकता। 2 से विभाज्य नहीं होगा तो विषम पूर्णांक ना हो करके विषम पूर्णांक हो गया, यानी कि ये भी सवाल किससे 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अगर 2 से भी विभाज्य नहीं है तो निश्चित वो विषम पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। और जो 2 से विभाज्य हो जाता है वो हमारा समपूर्णांक कहलाता है। इसी प्रकार से r बराबर 3 पर हम चेक करेंगे तो a बराबर 6 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बराबर 6 प्लस 3 हो जाएगा, ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। इसी प्रकार से फिर हम आगे देखते हैं, मेरे पास और विषम अंक कौन सा है, 5 है। तो r बराबर 5 पर हम चेक करेंगे तो a बराबर 6 प्लस 5 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो सवाल ऊपर दिया है बेटा वो बिल्कुल सेम एजिट मिल रहा है। इसका मतलब है किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हाँ, क्या लिख सकते हैं, हाँ होता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक यानी कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। यही बेटा हमारा क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। आपको अवश्य समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल बेटा, तीसरा सवाल कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को एक आर्मी यानी कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना यानी कि जाना है, चलना है, ठीक है ना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि स्तंभ मीन्स होता है एक प्रकार की, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो पंक्तियां होती हैं और इस प्रकार से ये हमारे स्तंभ होते हैं। तो इस प्रकार से सेना की टुकड़ी वो स्तंभों के रूप में क्या कर रही है, मार्च कर रही है। आपने देखा हम खड़े, हमारे यहाँ भी कोई खड़ा हो जाएगा तो एक स्तंभ बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 2 स्तंभों में यानी कि समान स्तंभ, दोनों समूह में समान वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से हम आपको अवगत कराते हैं। तो कुल सदस्य कितने हैं, कुल यहाँ पर बेटा जो सदस्य हैं, कुल सदस्यों की जो संख्या है वो आपकी 616 है। और प्रत्येक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या यानी कि प्रत्येक टुकड़ी में सदस्य कितने हैं, 32 हैं। तो अगर बेटा इसको हम ए मान लें क्योंकि मुझे एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है ना। और इसको यदि हम बी मान लें तो यहाँ कह सकते हैं कि ए बड़ा बेटा बी से है। मेन पॉइंट क्या है कि आप देख रहे हैं कि अधिकतम शब्द लगा है जी, अधिकतम शब्द लगा है। इसको बहुत समझने की आवश्यकता है। जहाँ पर अधिकतम संख्या का बोध हो जाता है तो बेटा समझ लेना कि मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही ज्ञात करना है। इसका मतलब है हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे तो किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, 32 का भाग हम 616 में देंगे। 32 दूनी बेटा 64 होता है, जाना हो जाएगा तो 32 एकम आपका 32 हो जाएगा। 11 में से 2 गया तो आपका 9 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, नया अंक आपका कितना आ गया, यानी कि 6 आ गया, ठीक है ना। तो देखो भाग देते
यानी कि 3 27, यानी कि लगभग 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। देखते हैं तो 9 दूनी आपका 18 हो जाएगा और 9 तियां 27, 27 एक 28, यानी कि ज़्यादा नहीं हो रहा है। 16 में से 8 गया बेटा आपका 8 बचा। उसके बाद 8 में से यानी कि 9 में से 9 गया तो आपका क्या बता 0 बचा, यानी कि 8 यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूक्लिड क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है और ये यहाँ पर क्या है भाज्य है और भाज्य का मतलब बेटा 616 है, भाजक जबकि आपका कितना है 32 है, भागफल बेटा आपका 19 है, शेषफल आपका 8 है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शेषफल है वो नॉट इक्वल 0, यानी कि शेषफल हमारा शून्य नहीं होगा। अगर शेषफल शून्य नहीं होगा तो मुझे प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि जो हमारा शेषफल 8 है वो भाजक बन गया और जो भाजक था वो हमारा भाज्य बन गया। 8 चौको 32, यानी कि यहाँ पर भाग चला गया, शेषफल हमारा शून्य आ गया। तो बेटा यहाँ पर भाज्य फिर क्या हो जाएगा, अब भाज्य यानी कि इसको हम स्टेप 1 कह सकते हैं और इसको स्टेप हम सेकंड कह सकते हैं। तो 32 हमारा भाज्य हो जाएगा, 8 हमारा भाजक हो जाएगा, 4 बेटा भागफल हो जाएगा और शेषफल शून्य हो गया। चूँकि यहाँ कह सकते हैं कि जो शेषफल है वो हमारा 0 आ गया। अगर शेषफल शून्य आ गया तो निश्चित है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हमारा ज्ञात हो गया, वो कितना है 8 है। अतः आप ये कह सकते हो क्या कि किसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी कि यहाँ लिख सकते हो कि स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी वो बेटा कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नेक्स्ट आपका सवाल चौथा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अभी तक आपने विषम धन पूर्णांक के बारे में, सम पूर्णांक के बारे में बताया, सवालों को मैंने समझाया था। अब यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो आप देख रहे हैं यूक्लिड, अगर यहाँ पर तो करना ही पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे हम कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आप देखते हैं कि आर जो है वो बड़ा है 0 से लेकर बराबर है बी से छोटा है। तो फिर देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर m लिखा हो या q लिखा हो, कोई भी संख्या लिखी हो, लेकिन है तो आखिर इसी फॉर्मेट में है, तो हम इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं b और यहाँ पर कितना है 3 है, तब ये क्या हो जाएगा a बराबर आपका 3q प्लस r हो जाएगा। और यहाँ कह सकते हैं कि जो r है 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है लेकिन b से छोटा, b का मतलब आपका 3 है। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू आई वो बेटा 3 निकल के आ गई। क्लियर है। अब आप देख रहे हैं अगर यहाँ से r की वैल्यू ज्ञात की जाए तो निश्चित है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे उदाहरण और सवालों की सहायता से कि r का मान सर 0 और 3 के बीच में है बेटा, तो 0, 1 और 2, लेकिन 3 किसी प्रकार से नहीं हो सकता है। तो 0, 1, 2 पर हम प्रमेयिका का सहारा लेके इसको चेक करते कि वाकई में इस पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ लिखेंगे r बराबर 0 पर, जब 0 करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0, यानी कि यहाँ पर a बराबर 3q ही रहेगा। अब चूंकि ये तो पूर्णांक है, मुझे पूर्णांक का वर्ग करना है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a का वर्ग बेटा a का होल स्क्वायर हो जाएगा और 3q का वर्ग 3q का होल स्क्वायर। तो a का वर्ग आपका a स्क्वायर रहेगा, इसका वर्ग करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा।
अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं हम ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 है रखा है, तो मुझे इस फॉर्मेट में लाना है, तो 3 यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो 3 को 9 की स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम जो ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी है A3 की स्क्वायर लिखा रहा, इसको यदि हम m मान लें तो निश्चित है यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर J3m हो जाएगा। किसी पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m के रूप का होता है, तो यहाँ पर ये मैंने क्या किया, चेक किया। चलो आगे हम देखते हैं किस पर r बराबर, यहाँ जरा चेक करते हैं, जरा समझो। r बराबर किस पर 0 पर चेक किया, अब 1 पर। जब 1 पर चेक करेंगे तो a बराबर बेटा 3q + 1 हो जाएगा। फिर हमें चूंकि वर्ग लाना है, पूर्णांक का वर्ग करना है, तो दोनों ओर वर्ग करने पर या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर ये भी ले सकते हैं स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो जे आपका a का वर्ग हो जाएगा, और जे आपका 3q + 1 का वर्ग करेंगे तो 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, एक छोटा सा फार्मूला होता है, बहुत प्यारा फार्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर। ए बेटा ए स्क्वायर होता है, प्लस का 2ab होता है, और प्लस का b स्क्वायर होता है। इसकी सहायता से यदि इसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे बेटा तो 9 की स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूनी 6 2ab करेंगे तो आपका 3 दूनी 6q हो गया, प्लस के 1 का वर्ग आपका 1, 6q बेटा समझ में आ गया, क्योंकि 2ab कर रहे, तो 2 × a का मतलब बेटा 3q × b का मतलब 1 है, तो 3 दूनी आपका 6 हो गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो जे हमारा a स्क्वायर बराबर 3 मैंने कॉमन लिया, तो 3 को 9q स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूनी 6q हो जाएगा, और प्लस 1 बाहर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ फिर लिख सकते हैं कि माना कि 3q स्क्वायर प्लस जो 2q है, इसको हमने क्या माना बेटा, m माना, एक धन पूर्णांक m लिया हमने, क्योंकि m के लिए मुझे लाना है, तो यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर j हो जाएगा इसके स्थान पर 3m + 1, यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं किसी धन पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m + 1 के रूप का भी होता है। तो मैंने 0 पे चेक किया तो 3m आया, 1 पे चेक किया 3m + 1 आया, हमारे पास क्या रहेगा 2 पर, 2 पर भी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो जब 2 पर चेक करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, r बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 2 हो जाएगा, यानी कि पुनः दोनों पक्षों या और दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है बेटा। जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर हो जाएगा, a 3q + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a का वर्ग a स्क्वायर रहेगा, 3 का वर्ग बेटा 9q स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्योंकि बेटा 2ab होता है इस फार्मूले के अनुसार, तो 12q हो जाएगा, प्लस का 2 दूनी 4। अब आप देख रहे हैं मुझे 3 लाना है किसी प्रकार से, यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन, लेकिन यहाँ से 3 कॉमन नहीं है, लेकिन ये संख्या 4 जो है वो 3 से बड़ी है, तो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो लिख सकते हैं, एक स्टेप यहाँ बढ़ा लेते हैं ताकि आपको पूरा बहुत कार्य से बेटा समझ में आ जाए। 9q स्क्वायर प्लस के 12q, इसको ले सकते हैं 3 + 1, और यहाँ से यहाँ तक मैंने इस प्रकार से कोष्टक में उसको बंद कर दिया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कॉमन क्या है, 3q कॉमन है जी बेटा, ढाकना 3 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 3 कॉमन लिया तो 3 को 9q स्क्वायर हो जाएगा, 3 को 12q हो जाएगा, 3 × 3 एक कोष्टक के बाहर, यानी कि जो चीज़ लिखी है इस कोष्टक के अंदर जो चीज़ लिखी है, अगर हम इसको क्या माने, m मान लें, तो क्या ले सकते हैं हम, 3q स्क्वायर प्लस के 4q + 1 बराबर, अगर हम इसको m ले लेते हैं तो a स्क्वायर बराबर बेटा 3m + 1 फिर पुनः आ जाता है। यानी कि निष्कर्ष बेटा क्या निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है कि इस सवाल में किसी भी धन पूर्णांक का यदि हम वर्ग करते हैं तो वो हमेशा 3m या 3m + 1 के रूप में आ जाएगा, रहेगा, चाहे भले 0 हो, 1 हो, 2 एंड सो कोई भी मान हो, लेकिन आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा।
तो हम कह सकते हैं कि हाँ वास्तव में किसी धन पूर्णांक का वर्ग, अतः कह सकते हैं हम, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यही मुझे बेटा सिद्ध करना था, हमने इसको सिद्ध कर लिया। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं आप, 5वां सवाल है बेटा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके मुझे दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अभी मैंने वर्ग के बारे में बताया था, अब बता रहा है घन के बारे में। 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इस सवाल को बहुत कायदे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जो गुणांक हुआ करता था उसको मैं b मानता था। अगर यहाँ पर गुणांक b मान लिया जाए, अगर बेटा b बराबर 8 मान लिया जाए तो r के मान आपके 0, 1, 2, 3, 4 7 तक होंगे। उस 7 तक जब मान रखेंगे तो इतना लेंथी सवाल हो जाएगा जिसकी आप बेटा कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को बहुत ही शॉर्ट करना चाहते हैं। ज़रा समझने की बेटा कोशिश करना, ठीक है ना। तो मान लेंगे यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो माना कि कोई धन पूर्णांक आपका Q है, ठीक है ना। तो जब Q है तो इस Q के रूप का, यानी कि इसका जो रूप हो जाएगा, इस सवाल का जो फॉर्मेट अगला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3Q, यानी कि Q के रूप में। किसके? Q के रूप में जो सवाल बन के आ गया वो 3Q या 3Q+1 या 3Q+2 होगा। ये रूप इसका नया रूप होगा। ऐसा मैंने क्यों किया, 3 ही क्यों लिया, ये बात आपके दिमाग में अवश्य आ रही है। इसको जरा समझो। अगर बेटा मैं 1 का घन करें तो आपका 1 होगा। अगर 2 का बेटा हम घन करें तो 8 हो जाएगा। अगर हम 3 का घन करें तो 27 हो जाएगा। बात थोड़ी समझने की है बेटा। मुझे यहाँ पर 8 लाना है, तो 8 यहाँ पर आ रहा, 2 रखने पर आ रहा है। वो 2 कब प्राप्त होगा, जब b का मान यहाँ पर 3 होगा। क्योंकि जब b का मान 3 हो जाएगा तो निश्चित r का मान 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, लेकिन 3 बेटा नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको घन को 3Q यानी कि Q के रूप में लिखा, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a बराबर आपका BQ+R, जिसमें 0 छोटा है बराबर r के, लेकिन r छोटा है b से। इसलिए यहाँ पर a बराबर b की वैल्यू कितने निकल के आ गई, यहाँ पर 3Q+R, और यहाँ r छोटा है बराबर है लेकिन 3 से छोटा है, ठीक है ना। r बड़ा है 0 से, ठीक है, लेकिन बराबर है, लेकिन 3 से यहाँ पर छोटा है। अगर हम यहाँ पर r के मान निकाल लें बेटा, तो r बराबर आपका 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, लेकिन 3 किसी प्रकार से नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं घन के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम r बराबर 0 पर a बराबर हो जाएगा जी 3Q+0, यानी कि a बराबर केवल 3Q होगा। यानी कि मुझे घन करना है, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, अब मुझे घन करना है, ठीक है। तो a का घन क्या होगा, a का होल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर 3Q का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। a का घन क्या होगा, a का होल क्यूब हो गया, और 3 को 9 27Q हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, AQ लिखा रहेगा, और 27 यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा इस रूम में लाना है, मुझे यहाँ पर नहीं लाना है। इस रूम में मैंने इसको कन्वर्ट किया था, लेकिन मुझे इस रूम में लाना है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 9 3 27 क्यू क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे माना कि अगर 3 क्यू क्यू को बेटा हम एम मान लेंगे तो यहाँ पर ए है तो जो क्या हो जाएगा ए का जो क्यू हो जाएगा वो 9 आपका एम हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता, इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता, इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे आप क्या कर रहे हैं देखो जरा, ठीक है ना। आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो जगह नहीं मेरे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखो r बराबर हम किस पे लेंगे, 1 पर लेंगे बेटा। तो r बराबर यहाँ पर 1 पर जब लेंगे तो a बराबर आपका 3q + 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का, दोनों ओर या दोनों पक्षों का मुझे घन करना है। घन करने पर ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा a का होल क्यू हो जाएगा और यहाँ पर a + 3q यहाँ पर 3q + 1 का होल क्यू हो जाएगा। चूंकि एक फार्मूला, इसको समझने की कोशिश करना बेटा, a + b का भी फार्मूला आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा। तो ये होता है aq + k bq + k 3ab और ब्रैकेट के अंदर a + b। इस सूत्र को आपको तोड़ना पड़ेगा। तो देखो जरा कैसे करते हैं हम, आपको यहाँ जरा समझो। तो जी ये आपका ए क्यू हो गया, 3 तो 9 3 27 क्यू हो गया बेटा, क्यू क्यू हो गया। यहाँ पर 1 आपका 1 का क्यू 1 करेंगे प्लस का 3ab, यानी कि 3 को 9 आपका क्यू हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बेटा a + b मतलब 3q + 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ए क्यू जब तो लिखा रहेंगे, ए क्यू यहाँ पर बेटा जब तो लिखा रहेगा, 27 क्यू लिखा रहेगा, क्यू लिखा रहेगा, प्लस इस 1 को हम यहाँ लाएंगे। ठीक, इसको इधर लिखा रहेंगे, गुणा करेंगे तो 9 3 27 क्यू² हो जाएगा प्लस की 9 क्यू हो जाएगा बेटा। 1 यहाँ पर आ गया। यहाँ से देख रहे हैं हमें इस फॉर्मेट में लाना तो 9 कॉमन लेना पड़ेगा। जब 9 कॉमन लेंगे तो ए क्यू लिखा रहेगा, 9 यहाँ पर आ गया तो 9 3 27 क्यू हो गया। ठीक है ना, 9 3 27 क्यू हो गया, 3 कोई बात नहीं है। यहाँ भी 9 3 27 क्यू² हो गया, 9 एकम 9 क्यू हो गया प्लस का बेटा 1। अगर गौर से देखा जाए इस चीज़ को हम क्या मान लें, जैसे मैंने यहाँ पर माना था, इसको हम क्या माना है कि 3q प्लस के 3q² प्लस के q बराबर, यदि इसको हम m मान लेंगे तो m मानेंगे तो यहाँ क्या निकल के आएगा कि जो aq होगा वो 9m + 1 के रूप का होगा, क्योंकि 1 आपका बाहर है। इसका मतलब है कि ये इस रूम में भी लिखा जा सकता है। अब आप देखो मैंने 0 पर किया तो इस रूम में आया, 1 पर किया तो इस रूम में अब क्या रह गया, मेरे पास 2 रह गया। तो देखो r बराबर 2 पर जब हम चेक करेंगे तो a बराबर हमारा 3q + 2 हो जाएगा। फिर वही बात, हम दोनों पक्षों का मुन्ना हम क्या करेंगे, घन करेंगे, वर्ग नहीं करना, घन करने पर बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का होल क्यू हो जाएगा, 3q + 2 का बेटा होल क्यू हो जाएगा। अब मुझे a + b का बार बार क्या फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है मेरे बेटा। ठीक है ना। तो अब ऊपर लिखा होगा, आप देख सकते हैं और आपको याद भी होगा, बहुत ही अच्छे बच्चे हो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो a का हम क्या करेंगे, a का होल क्यू रहेगा, 3 को 9 9 3 27 क्यू हो जाएगा बेटा, 3 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस के 3 दूनी 6 और ये हमारा 3, तो 3 दूनी 6 और 6 3 18 क्यू हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बेटा 3q + 2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका ए क्यू लिखा रहेगा, ये 27 क्यू लिखा रहेगा। इस 8 को बेटा हम इधर लेके जाएंगे, 18 की गुणा करेंगे तो 18 54 बेटा q² हो जाएगा, वो 18 दूनी 36 आपका क्यू हो जाएगा, प्लस का 8 लिखा रहेगा।
अगर बेटा हम इस चीज़ को, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्यों लिखा है, यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन लिया तो 9 3 27 क्यू क्यू हो गया, 9 छक छंगन क्यू हो स्वार हो गया, 9 चौको 36 क्यू हो गया बेटा, प्लस का 8 बाहर लिखा रहा है। अगर हम इस चीज़ को क्या मान लें, जो ब्रैकेट के अंदर है, अगर हम इसको 3q क्यू प्लस के 6q स्क्वायर प्लस के 4q को बेटा m मान लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए क्यू बराबर 9m प्लस के a, यानी कि आप देख रहे हैं कि इसको 9m प्लस 8 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि हाँ, हम कह सकते हैं यहाँ पर अतः किसी धन पूर्णांक, किसी धन पूर्णांक का जो घन है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, यही मुझे सिद्ध करना था। इस प्रकार से आप देख रहे हो बेटा कि मैंने इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में पूरा हल कर लिया। यदि वाकई में आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना और सब्सक्राइब मत भूलना, क्योंकि यही तो मेरी मेहनत है। अगर कहीं कोई गड़बड़ लगे तो कमेंट अवश्य करना, तो हम आपको अगले वीडियो में आपका हर सॉल्यूशन दे